अगर 2016 में जब दिल्ली में स्मॉग हुआ था, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 200, 250, 300 होती तो मैं बिल्कुल रिसर्च के बेस पे कह सकता हूँ कि जो लंदन स्मॉग में हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, जिस तरीके से गैस चैम्बर बन गया था, ऐसे ही 2016 में भी हम दिल्ली में 5 से 10,000 लोग मर सकते थे। अगर मैं आज की बात करूं तो पूरी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है दिल्ली, इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो आप सोचिए, आपके यहाँ कोई टूरिज्म लाल किला देखने, कुतुब मीनार देखने, आपका जयपुर, अजमेर, ताजमहल देखने क्यों आएगा जहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन? तो एक तो आपका ठंड की मौसम, तो दिल्ली में आखिर ये ठंड के सीजन की वजह से ये होता है। ये दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं जी, या ठंड की सीजन या अन्य राज्य में पराली का, तो आप अहम मुख्य कारण क्या मानते हैं ये दिल्ली में प्रदूषण का? माइंडसेट में जो हायर क्लास, जो अपने के इलाइट क्लास मानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं एक कंफर्टेबल ये एयर प्यूरिफायर और भी इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो सोचते हैं कि बचा जा सकता है। आपको लगता है कि ये से देखो ये कि आपका बच्चा प्रतिदिन, बड़े भी और बच्चे भी, प्रतिदिन 10 से 12-13 सिगरेट का धुआं इनहेल करते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है और वो फिर दिन में शाम को खेलता भी है, तो ये मानिए आज आपके बच्चे ने कम से कम 10-12 सिगरेट पी है। 10-12 सिगरेट। सर, एक सवाल ये आता है कि हम लोग प्रदूषण पे बात तो करते, लेकिन अभी भी बहुत लोग को यही पता नहीं कि आखिर प्रदूषण, जो पोल्यूशन, इसके बेसिक होने का कारण क्या, और ये प्रदूषण कैसे होता है, और इसका टर्म अगर आप बताएंगे, जो भी देखे वो गांव से हो या कोई भी जो ना समझ हो वो भी समझ जाए। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, और हमारे साथ आज बेहद जाने माने शख्सियत है। और आप अभी जो दौर चल रहा है एक पॉडकास्ट की, आपस में बातचीत करने का, तो उसी के तौर पे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट तक ही सीमित नहीं है, हमारे जीवन से रिलेटेड बात है, और आप लोग कंज्यूम करते होंगे मनोरंजन टॉपिक पे जो भी पॉडकास्ट चलता है, लेकिन इसमें ये सुनना इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि जीवन में सांस जो कितनी ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो दिल्ली में एनसीआर में जो बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में। एक वो दौर था कि जब हम लोग ऑक्सीजन खरीदते हैं, और एक ऐसी दौर आएगी जब हम वायु की वजह से, वायु के कम होने से एक वायु ऑक्सीजन लगा के हमें चलना पड़ेगा। और हमारे साथ है दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर जितेंद्र नागर सर, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, और सर से हम जानेंगे भी इनकी क्या इसमें रिसर्च है और भी इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ एक बेहद जो परिचय का मोहताज नहीं है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद सर। जो जैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ सर, तो जो अभी दौर चल रहा है, अभी प्रदूषण और इस तरह की चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप पहले अपना एक्सपर्ट, जो लोग जैसे अभी दौर में लोग जानना चाहते हैं कि हम जिनसे बात कर रहे हो आखिर उनकी क्या एक्सपीरियंस है, तो पहले आप अपना क्यों ये बता दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये बहुत ज़रूरी बात होती है, बहुत अच्छी बात कही कि जब अगर हम किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं तो सुनने से पहले जो भी लोग सुनते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर जिसने बात बताई है उस एक्सपर्ट का क्या एक्सपोजर है, कितनी उसे जानकारी है। तो जैसा कि आप भी मेरे कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आप जानते हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है उसमें पर्यावरण विभाग में मैं प्रोफेसर हूं। तो इससे अलग मेरी एक जर्नी रही है एनवायरमेंट को लेके। मैं बहुत व्यक्तिगत न जाते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक गांव है दुजाना, वहाँ पे मैंने जन्म लिया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक गांव में ही हुई। और फिर मैं दादरी के मीर भोज इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया और फिर मैं मेरठ गया पढ़ने के लिए। तो मेरठ से बीएससी करने के बाद तो मैंने 99 में एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी की डिग्री ली।
क्योंकि ये पर्यावरण विज्ञान विभाग में थी, तो उसे पढ़ते समय हमें ये संज्ञान में आया कि हमारा जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है या प्रकृति है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और जिस तरीके से पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें हमें काम करने की जरूरत है और हम इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जहां तक मेरे इंटरेस्ट की बात है, वैसे तो क्योंकि हम खेती किसानी से ही आए हैं, गांव में खेती होती थी, पेड़ पौधों से प्यार, पशुओं से प्यार, खेत खलियानों से प्यार, तो प्रकृति से एक अलग तरीके का जुड़ाव रहा। कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं कि एमएससी से पहले मुझे बहुत ज्यादा ये ज्ञान नहीं था कि वातावरण जिस तरीके से, क्या हमारे कानून हैं, किस तरीके से प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं और भविष्य में क्लाइमेट चेंज, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं हो सकती है। तो क्या हुआ, एमएससी करने के बाद अब मैं यहाँ आपका ये भी सवाल एड्रेस करूंगा कि एयर पॉल्यूशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं एयर पॉल्यूशन पे ही थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एयर पोल्यूशन पे आते उससे पहले आप एक ईएसडी नाम के हाँ, बारे में थोड़ा जिक्र नहीं, कर देते। मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि मतलब मेरी पर्यावरण प्रदूषण की यात्रा कैसे चली है। तो 2001 में सब लोग एमएससी का एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अपना एमएससी का जो डेजर्टेशन था वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से किया और मेरा वो एयर पॉल्यूशन में ही था 2001 में। और उस समय सीएनजी बसेस लागू हुई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2001 में कि सारी डीजल के जो बस हैं उसको हटा के सीएनजी को हम लागू कर दें। तो वहां मैंने एयर पॉल्यूशन पे काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2004 में वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट आया, इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन ऑन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और वो सर ये मतलब जो घरेलू प्रदूषण है उसका बच्चों के श्वसन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। और वो मैं बहुत ही फक्र से कहना चाहूंगा, उसमें जो मेरे सुपरवाइजर रहे, जो बॉस रहे, जो मेंटोर रहे, प्रोफेसर राजकुमार, जो वर्तमान में वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट के निदेशक भी हैं, तो उनके अंडर में मैंने ये एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट की। और क्योंकि एयर पॉल्यूशन पे काम था और उसी में मैंने पीएचडी की, और मेरा पीएचडी का भी जो टॉपिक है वो भी ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर PM10 और श्वास संबंधित बीमारियां, बच्चों की, बड़ों की। ये तो एक एक्सपर्टीज तो मेरी एयर पॉल्यूशन में चली। इसी के साथ साथ हमें लगा कि जो हमने एमएससी में पढ़ा है, जो हमने जाना है, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका होनी चाहिए कि हम देश और समाज में काम करें। तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एमएससी के बाद ही कुछ काम स्टार्ट किया था कि हम पर्यावरण पर काम करें। और वो काम होते 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 फॉर्मली 2004 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिया जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ESDA इंडिया। और जो 2004 से 2024 तक आते आते 20 वर्षों में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो पहुंचा है, और उसमें 2500 से ज्यादा सदस्य हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और वो करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा एमएससी पीएचडी हो गई एयर पॉल्यूशन ये सब, तो मैंने जो इस देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पॉल्यूशन कंट्रोल, तो मैंने एज ए रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और वहां भी सौभाग्य से मुझे, जो मैंने वहां 4.5 साल काम किया, जो पहले 2.5 साल थे मेरे, वो मैंने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एक सिस्टम था, जो CPCB पूरे देश में जो भी वायु प्रदूषण का डाटा आता है पूरे देश में, उसको हम लोग कलेक्ट करते थे, एनालिसिस करते थे। तो 2 साल से ज्यादा मैंने उसमें काम किया। तो लगातार मेरी वायु प्रदूषण को लेकर जो रिसर्च है, जो समझ है, वो बढ़ती गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में एक और अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, दोबारा से वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि ICMR और इंडो US करके एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट आया, पुणे प्रोफेसर राजकुमार सर के अंडर में। और उसमें मैं दोबारा से एज ए साइंटिस्ट सेलेक्ट हुआ, और हमने 2 साल उसमें जो मुख्य काम था वो ये था कि जो बायोमास कुकिंग है, आपने देखा होगा कि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं
तो धुएं को बहुत हम कंसीडर करते हैं, जैसे इंडस्ट्री का धुआं है या आपका जो है व्हीकल का धुआं है, वाहनों का धुआं है। इसमें एक रिसर्च स्पेशल थी कि जो गांव में या शहरों में जो औरतें चूल्हा पे खाना बनाते हैं, गांव में आप देखोगे कि कावडंग केक और लकड़ियां और बफेलो वाला ये गोबर से उपले बनाना और उससे वो खाना बनाते हैं। तो वो जो महिलाएं हैं जो पिछले 15-20 साल से एक्सपोज हो रही हैं उस धुएं में, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास सिस्टम कैसा है, उन्हें किस किस तरीके की बीमारियां हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि उस रिसर्च की बहुत बड़ी फाइंडिंग ये आई कि जो महिलाएं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं किया, उन्हें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक अस्थमा जैसी डिजीज होती है, ये ज्यादातर स्मोकर्स को होती है। स्मोकर मतलब जो लंबे समय से सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं को उस घरेलू पॉल्यूशन की वजह से वो सारी बीमारियां रहीं। और फिर 2017 में मैं अंबेडकर कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, उसमें मैं अभी भी अध्ययनरत हूं। तो एक लंबा, और हम लोग अभी भी मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पुराना डाटा और ये जो दिल्ली में तमाम चलता रहते हैं एनसीआर, इसको मैं 2016 से जब पहली बार स्मोक आया था, आपको याद होगा, आप तो स्कूल में ही रहे होंगे जब, कि पहली बार 2016 में दिवाली के बाद पहली बार हमने दिल्ली में स्मोक देखा। इट इज जस्ट लाइक ए लंदन स्मोक, जैसे लंदन में 1952 में था, तो इस तरीके से हमारे सामने आया और दिल्ली एकदम गैस चैम्बर बन गई। उसके बाद बच्चों की छुट्टियां हुई, ऑड इवन आया, ये सारे। तो उसके बाद मेरा लगातार अपनी टीचिंग के साथ साथ इस पे एक अध्ययन रहा और हम पर्यावरण के साथ ESDA का भी जैसा आपने जिक्र किया है, तो एयर पॉल्यूशन को लेके वाटर कंजर्वेशन, जैसे हमने कुछ गांव में क्षेत्र में जो तालाब थे, अब देख तो गांव में क्या होता है कि तालाबों को ऐसे समझा जाता है कि ये तो वेस्ट है, आपके गांव का कूड़ा, शादी ब्याह का कूड़ा, क्षेत्र का कूड़ा हम लोग डंप करते रहते हैं और तालाबों को हमने बर्बाद कर दिया। तो हमारी ISDA टीम ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वेस्टर्न यूपी में कम से कम 10-12 तालाबों को पुनरुत्थान किया है। हम लोग हिंडन नदी पे भी काम करते हैं, यमुना पे काम करते हैं। और एक हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये है कि एक पूरे 20 साल का जो मेरा है, 20-22 साल का, ये मेरी समझ में आया है कि जब तक जनता की भागीदारी या हमारे जो नौजवान है, छात्र है, उनको अगर हम अवेयर नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम कोई भी बदलाव, चाहे वो एनवायरमेंट का बदलाव है, सामाजिक है, हम नहीं ला सकते। तो हमारा एक एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन चलता है। हम मतलब 400 से ज्यादा स्कूल्स हैं जिनको हमने विजिट किया है, बच्चों को एडुकेट किया और उनको हमने ये किया है। तो इस तरीके से एक ये जनवरी गांव दुजाना से लेके दिल्ली और ISDA, ये तमाम चीजों को कोशिश है। और ESDA में जो 2500-2600 सदस्य हैं, उसमें मतलब 1000 से ज्यादा एकेडमिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं और वो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। उन्हें बहुत डेप्थ नॉलेज है साइंस की और पर्यावरण की। उसमें हम लोग रिसर्च भी करते हैं, पब्लिकेशन भी करते हैं। ओवरऑल हमारा जो टारगेट वो ये है कि हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो भी हमारे सामने पर्यावरण चुनौतियां हैं, उनको हम एड्रेस करें, उन पे हम काम करें और हम समाज में वो सारी चीज़ों को लेकर जाएं। तो आपने अभी सुना कि हमारे एक्सपर्ट का उपलब्धि, अभी तो बहुत कम ही सर आपने बताया और बहुत बारीकी से बताया। तो अब हम बात करेंगे प्रदूषण पे। जी जी सर, एक सवाल ये आता है कि हम लोग प्रदूषण पे बात तो करते, लेकिन अभी भी बहुत लोग को यही पता नहीं कि आखिर प्रदूषण, जो प्रदूषण, इसके बेसिक होने का कारण क्या है और ये प्रदूषण कैसे होता है, और इसका टर्म अगर आप बताएंगे, जो भी देखे वो गांव से हो या कोई भी जो ना समझ हो वो भी समझ जाए आखिर प्रदूषण क्या होता है। एक सिंपल, बहुत अच्छा सवाल ये तुमने पूछा है। और जो मैंने 2 स्टडी की बात की पटेल चेस इंस्टीट्यूट में, उसमें क्योंकि प्रोफेसर राजकुमार सर तो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, तो क्योंकि वो एक जाने माने चेस्ट फिजिशियन है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन एयर डेवलप किया। ये क्वेश्चन हमें 2004 में भी मिला जब मिनिस्ट्री वाली थी इंडोर एयर पॉल्यूशन, और एक ऐसा क्वेश्चन एयर जब हमने 15-16 में किया उसमें भी था। तो उसमें हम एक सवाल पूछते थे कि हैव यू एनी आइडिया अबाउट एयर पॉल्यूशन,
कि क्या वायु प्रदूषण के बारे में आपको कोई जानकारी है, क्या आपने शब्द सुना है? अगर सपोज हम आपके घर में आए और हमने आपका क्वेश्चनेयर भरा, आपके बच्चों का भरा, तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि जब आप चेस्ट की डिजीज की बात करते हैं तो उसमें आपको एक हिस्ट्री जाननी होती है फैमिली की, कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें अवेयरनेस का भी उसमें रखा गया। तो हमने देखा 50% से ज़्यादा लोगों ने तो मना किया कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है एयर पॉल्यूशन के बारे में। अगर कुछ ने बोला भी हाँ हाँ सुना है, तो अगर हमने कहा कि आप 2 लाइन बताइए, पैराग्राफ बताइए, उसके क्या सोर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो मेजॉरिटी ऐसी थी वो अवेयर नहीं थी एयर पॉल्यूशन से। बात तो करते हैं, बात करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2004 की। लेकिन क्या हुआ है, जब हमने 2016 में जब हम दोबारा गए, 15-16 में गए, तो क्योंकि 16 के बाद ये जो दिल्ली में जो स्मॉग हुआ, वो मैंने देखा कि जब बेसिक नॉलेज ना सही, पर एयर पॉल्यूशन, इवन एयर पॉल्यूशन का जो सबसे मेन पॉल्यूटेंट्स है PM10, लोग PM की भी बात करते थे। तो जहां तक एक आम आदमी की बात है, इसे आप ऐसे समझिए, पहला आप समझिए एनवायरमेंट क्या है। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें बहुत सिंपल एक लाइन में, सराउंड ए मैन, सराउंड ए ह्यूमन बीइंग। अगर हम और आप यहां बैठे हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो जैविक है या अजैविक है, वो सब एनवायरमेंट में आता है, पर्यावरण में आता है। और वो जैविक तो चाहे वो हमारा आप जैविक है, हमारे आसपास पेड़ पौधे, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन अजैविक में हम हवा ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम लोग पानी पीते हैं, अर्थ है, मिनरल्स है, ठीक है, एनर्जी है, इन्हीं को मिलकर बनता है। अब ये क्या सब नेचर बेस्ड है। जो एयर है, ऑक्सीजन है, हमें जरूरत है, वो पर्याप्त है, पानी है, वो है। हमने क्या किया है, कुछ अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिन्हें हम मानव जनित कार्य बोलते हैं, कि इंसान ने अपने विकास के लिए और इस विकास की अंधी दौड़ में हमने जो हवा है, पानी है, उसको पूरी तरीके से कंटामिनेटेड या प्रदूषित कर दिया है। यानी वायु में उपस्थित जहरीले तत्व जो वायु में है, ठीक है, वो चाहे ठोस हो, गैस हो, लिक्विड हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और जो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होते हैं, उसको हम प्रदूषण, यानी कि कोई भी अनवांटेड चीज जिसे हम नहीं चाहते, जो हमें परेशान करती है, वो अगर वायु में तो वायु प्रदूषण है, जल में तो जल प्रदूषण है। ठीक है, अब इसके साथ उसमें ऐसा क्या है, हमें कुछ दिखता तो नहीं। तो वायु जो है वो कैसे प्रदूषित हुई है, उसके कुछ निश्चित पॉल्यूटेंट्स है, तो वो बहुत सारे, पर हम 5-6 बहुत प्रमुख मानते हैं। एक तो 2-3 गैस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या, ये गैसेज हैं, ये जो हमारा इंडस्ट्री का धुआं है, उद्योग धंधों से जो धुआं निकलता है या ट्रैफिक से जो धुआं निकलता है, उससे गैस रिलीज होती है। ठीक है, और इसमें अब जो सबसे जो रिसर्च सामने आई है, वो है हमारे पार्टिकुलेट मैटर। सर, यही जहाँ ये पीएम की बात करें, PM 2.5, इसे आप बता दें। लेकिन बात करते लोग PM, लेकिन उन्हें ये फर्क नहीं पता रहता कि PM है या कौन है। हाँ, ये क्या है कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब से 25-30 साल पहले, या जब एयर एक्ट बना 1981 में, 1981 में, तो 4 मेन प्रदूषक बनाए, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, RSPM और SPM। तो ये जो RSPM में 2 कैटेगरी बनाई, तो उस समय करा कि जितने भी, जैसे होता क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, डस्ट पार्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, मतलब घूमता हुआ है, वाइब्रेट कर रहा, एयर फ्लो में है। ठीक है, लेकिन वो सॉलिड भी नहीं है। जैसा आप ऐसे समझिए, कोई ठोस कण हवा में गया, जब वो हवा में गया तो वो हवा के कांटेक्ट में आया, उसके बाद वहां जो मॉइस्चर था उसके कांटेक्ट में आया, गैसेस के में आया, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब वो कॉम्बिनेशन बन गया तो आप सही है, जो एक नॉर्मल डस्ट पार्टिकल था, या क्या होता है जब आप डीजल जलाते हैं या कुछ भी चीज जलाते हैं, वो पूरी तरीके से जलता नहीं है, तो उसमें बहुत सारे कार्बन के एलिमेंट, जो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, बहुत सारे एलिमेंट निकलते हैं। तो जब वो एयर में जाएंगे, तो एयर में जाने के साथ साथ, या किसी इंडस्ट्री से अगर उसकी डस्ट आ रही है, उसमें लेड, कैडमियम, आयरन कुछ भी हो सकता है, वो सब एक पार्टिकल्स में मिलते हैं। तो हमने क्या करा, जो 10 माइक्रोन से थे,
पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोन साइज, ये किसका साइज है भाई, कोई भी चीज है कि ये साइज है, लेकिन माइक्रोन इतना छोटा होता है बाल के 100वें हिस्से के बराबर। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं तो पार्टिकल्स होंगे PM10 से जो छोटे पार्टिकल, वो हमें दिखते नहीं है। तो जो PM10 से बड़े थे, यानी जो 10 माइक्रोन से बड़े थे, उनको हमने बोला सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नॉर्मली। और जो 10 से छोटे थे, पहले वर्ड आया था RSPM, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी छोटे पार्टिकल। फिर रिसर्च हुआ, फिर आया कि भाई 10 से ऊपर की कोई वैल्यू नहीं है, और जो PM10 है, अब PM10 से भी जो छोटे पार्टिकल है PM2.5, यानी जिनका साइज 2.5 से कम है या बराबर है, उन्हें हम कहते हैं PM2.5। तो ये जो हम PM10 सुनते हैं या PM2.5, आजकल तो PM1 की भी बात कर रहे हैं हम, ये है साइज के ऊपर, यानी जो पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन साइज के बराबर है वो PM2.5 है, जो 10 माइक्रोन के बराबर है या कम है वो PM10 है। अब आपका सवाल हो सकता है कि इन्हें कैटेगराइज करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आदमी पूछे भाई कि क्या है, तो पार्टिकल, ये पार्टिकल इसलिए है कि इनका हमने साइज जो बनाया वो अपने हेल्थ के लिए बनाया है, क्योंकि साइज वाइज ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। होता क्या है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो बड़े पार्टिकल्स जब हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेंगे, सांस में पार्टिकुलेट मैटर है, तो जब वो हमारे अंदर जाएंगे तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो हमारी जो थोरेसिक है, वोकल कॉर्ड है, वो यहाँ अपर एयरवे में चिपक जाएंगे। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स है PM2.5, PM1, जो उनको फाइन पार्टिकल्स हैं, उनको हम इनहेल करेंगे और वो हमारा जो लंग्स की जो लोअर कैपेसिटी है, जो लोअर एयर फ्लो है, जिसे एल्विलाई भी बोलते हैं, ब्रोंकाई, वो नीचे जाके चिपक जाएंगे। अब थोड़ी देर को आप इमेजिन करिए कि अगर PM10, PM2.5 या PM1 जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, कोबाल्ट जो टॉक्सिक मैटर है, उनको अगर वो कैरी करके आपके लंग्स में लेके जाएगा तो आपके लंग्स के साथ रिएक्टिविटी करेगा। जब वो वहां एक्टिव होगा और टॉक्सिसिटी फैलाएगा तो आपका लंग डैमेज होगा, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, COPD हो, राइनाइटिस वगैरह सब। और सबसे बड़ी बात है कि वो जहरीले कण आपको कैंसर जैसी, क्योंकि उसमें कार्सिनोजेनिक भी इफेक्ट आता है, वो आपको भयानक। तो इसलिए हम अब बात करते हैं कि जो PM2.5 है वो ज्यादा डेंजर है, यानी जितने छोटे कण है, और ये हमें ओपन आइज से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं गाजियाबाद में, तो यहाँ भी काफी मात्रा में ये PM10, PM2.5 है, और ये काफी खतरनाक है। ये है सर सवाल, अभी सबसे ज्यादा जो ये सीजन आती है, जो ठंड की मौसम, तो दिल्ली में आखिर ये ठंड के सीजन के वजह से ये होता है, ये दिल्ली NCR की बात कर रहे हैं सर, या ठंड की सीजन या अन्य राज्य में पराली का, तो आप अहम मुख्य कारण क्या मानते हैं ये दिल्ली में प्रदूषण का? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि इसमें बहुत सारे लोग, इवन मीडिया के साथी भी कंफ्यूज रहते हैं। एक तो आपने बहुत क्लियर कर दिया, आपके माध्यम से जाएगा कि बहुत सारे लोगों को PM10, PM2.5 इसका अंतर नहीं पता। अब आती है सोर्स की बात। जैसे एक बड़ा सवाल है कि आखिर वायु प्रदूषण दिल्ली NCR में सर्दियों से ही क्यों शुरू होता है, नवंबर के बाद या विशेषकर दिवाली के बाद या पराली। देखिए, कुछ तो इसमें बेसिक इशू भी हैं। पहले मैं वही जो आम आदमी जानता है एड्रेस कर देता हूं कि एकदम अक्टूबर एंड में, नवंबर में दीपावली आती है और दिवाली पर पटाखे वगैरह छोड़ते हैं हम, और वो एक परंपरा में, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि पटाखे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, और इसे हमें धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी और हमारे साथ सबसे पहले है। दूसरा, पराली वाला इशू भी है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ये तो 10, 15, 20 दिन में हो जाता है। आप देखेंगे अभी हम दिसंबर एंड में बैठे हैं, 31 है, तो अब तो दिवाली को भी गए हुए लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं, पराली का भी इशू नहीं है। आज भी क्यों है? होता क्या है कि इसमें कुछ क्लाइमेटिक और ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली NCR का प्रदूषण है, ये पूरी साल होता है। आपके नंबर ऑफ ट्रैफिक, जैसे सबसे ज्यादा जो दिल्ली NCR का प्रदूषण है, जो एक मेजरमेंट है आइडली, लगभग 40 से 50% सिर्फ और सिर्फ आपका वेहिकुलर ट्रैफिक है।
दिल्ली में इतना अनियंत्रित ट्रैफिक सिस्टम है और यातायात सुलभ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और ज़्यादातर लोग अपना प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं और दिल्ली की सड़कों पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो वो तो 12 महीने है। बिल्कुल। ठीक है, जो आपके उद्योग धंधे हैं वो भी 12 महीने हैं। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, आपकी वेस्ट साइड है, वो सारे हैं। अब होता क्या सर्दियों में कि फॉग होता है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी फॉग होता है, तो जैसा आपका कोई सोर्स है, सपोज आपने आग जलाई या आपकी हमारी गाड़ियों का धुआं है, चाहे हमारा इंडस्ट्री का स्मोक है या वेस्ट बर्निंग, वो पूरी साल रहता है। ये सोचना कि सिर्फ सर्दियों में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम है, बरसात में कम है, वो सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन की बात है। हमारे सोर्स पूरी साल रहते हैं। जैसे क्या होता है कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी की वजह से हमें पॉल्यूशन ज़्यादा दिखता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो थोड़ा सनरेज की वजह से वो स्केटर्ड होके और कुछ पॉल्यूशन हमारा एयर में चला जाता है, तो कुछ कंसंट्रेशन कम होती है। सबसे कम जो रहता है पूरी साल वो रहता है बारिश में। बारिश क्या है कि अगर आज भी बारिश हो जाए दिल्ली एनसीआर में, तो वर्षा होने की वजह से हमारे जो एयर में पॉल्यूटेंट्स है वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगले दिन बारिश नहीं होगी तो हमारे रिसोर्सेज तो प्रॉब्लम क्या है, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश में ये जो समस्या है ये सीजनल बन गई है, जबकि सच्चाई ये कि ये एयर पॉल्यूशन की समस्या सीजनल नहीं है, ये पूरे वार्षिक समस्या पूरे साल रहती है, 24 घंटे रहती है, 12 महीने रहती है। तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए भी उसी तरीके से काम करना हो, यानी हमें पूरी साल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान बना के इसको करना पड़ेगा। तो इससे ये कहना है मुझे गुलशन भाई कि एयर पॉल्यूशन सर्दियों की समस्या नहीं है, एयर पॉल्यूशन गर्मी सर्दी बारिश सबकी समस्या है और ये पूरे साल रहती है। ये बस कम ज़्यादा होती रहती है क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। कभी हम ज़्यादा इनहेल करते हैं अगर सर्दी का मौसम है और कभी हम कम करते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, जहां सोर्स की बात हो रही है, ये आप सौभाग्य मानिए कि 2001 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे एक बहुत बड़े ग्रीन लॉयर है MC मेहता साहब, उन्होंने रिट डाली थी और दिल्ली में डीजल की जो गाड़ियां थी उनको हटा के CNG लागू हुई। और उस समय की सरकार भी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, लेकिन उस समय की सरकार ज्योतिशीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 1 अप्रैल 2001 से CNG को लागू कर दिया और सारे डीजल व्हीकल आउट कर दिए। उसका फायदा ये हुआ कि जो मैंने जाके CPCB में जब 2010 में मैं गया, देखा कि उससे 50 साल पहले जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का जो पॉल्यूशन था, वो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी और वो धीरे धीरे मतलब जो 80, 90, 100, 150, 200 रहती थी, वो CNG लागू होने के 6 महीने बाद ही 5, 10, 15, 20 पे आ गई। अगर 2016 में जब दिल्ली में स्मॉग हुआ था, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 200, 250, 300 होती, तो मैं बिल्कुल रिसर्च के बेस पे कह सकता हूं कि जो लंदन स्मॉग में हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, जिस तरीके से गैस चैम्बर बन गया था, ऐसे ही 2016 में भी हम दिल्ली में 5 से 10,000 लोग मर सकते थे। वो CNG का लागू होना हमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम कर दी। इसलिए ऐसे बड़े बड़े बदलाव, कठोर बदलाव सरकारों को करने होंगे, तभी हम लोग इस पॉल्यूशन जैसी समस्या पे, और हमें सही बात है, जब तक हम इसके सोर्स को, कॉजेज को, कारण को नहीं समझेंगे तो हम उसका निवारण भी नहीं कर सकते। और ये हमारे व्यक्तिगत जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो सामूहिक एक्टिविटीज़ हैं, जो उद्योग धंधे हैं, सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। सर, एक सवाल ये है कि जो दिल्ली में जो ये वायु प्रदूषण, क्या लगता है इसका प्रभाव कितने हद तक जाता है, होता है प्रभाव? ये इसका जो प्रभाव है ये इतना खतरनाक है कि पहले तो आप ये समझिए कि हम कितने बुरी कंडीशन में दिल्ली NCR में रह रहे हैं। जैसे AQI आपने वर्ड सुना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI को थोड़ा एक्सप्लेन आप कर हाँ, देते। जैसे क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, पहले क्या करते थे कि हम अलग अलग पॉल्यूटेंट्स की अलग अलग कंसंट्रेशन पे बात करते थे, सल्फर डाइऑक्साइड इतनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए, सब तो सबका सामूहिक मिला के
एक एवरेज तय करा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जिसमें गैसेस भी हैं और मुख्य तौर पे PM10 है, PM2.5, PM2.5 उसमें मुख्य है। उनके सबके कंसंट्रेशन को मिलाकर हम एक डाटा एक रीडिंग देते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो हमने जो रखा है, अगर 0 से 50 तक है तो वो ठीक है, ठीक है, मतलब हम उसमें रह सकते हैं। 50 से 100 है तो वो बुरा है, मतलब पुअर है। 100 से अगर 150 है तो बहुत अधिक बुरा है। बहुत 150 से 200 है तो वो क्या है, फिर हानिकारक में चला जाता है। लेकिन जैसे ही 200 से 250, 250 से 300, 300 के बाद वो खतरनाक स्तर पे चला जाता है। और अगर बाई चांस वो 400 चला जाए तो 400 अगर AQI आपका है तो आप ये मान के चलिए कि आपके देश में एक इमरजेंसी है, ये डिजास्टर है। ये खाली हानिकारक नहीं, ये हजार्ड्स हैं और ये डिजास्टर है, यानी कि उसको आपको ऐसे ही लेना होगा जैसे कोविड आया था 2020 में। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य समझिए या तो हमारी अपनी चेतना समझिए या इस देश का सिस्टम समझिए कि हम लोग 400-500 AQI में दिल्ली में एक बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। जबकि अगर 400 से ज़्यादा किसी वेस्टर्न कंट्री में AQI हो जाए, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो UK हो या कोई भी डेवलप या अवेयर कंट्री हो, मैंने तो बैंकॉक तक में भी देखा है कि वहाँ भी अगर 400 से ज़्यादा AQI होता है तो पूरी तरीके से वो शट डाउन कर देते हैं। और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2015 तक आपका चाइना बीजिंग का जो AQI तो वो 800 से ऊपर था और आज वो बिलो 100 है। तो AQI का 400 से ज़्यादा होना, मैं तो कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा होना इतना खतरनाक है। अब आते हैं इसके प्रभाव पे। देखिए, WHO का जो इसमें क्या है कि हम कोई चीज़ तय करते हैं, जैसे भाई आप अगर इतनी ज़्यादा खाना खाओगे तो आपके पेट में दर्द होगा, आप इतनी सिगरेट पियोगे तो खतरनाक है, या एक भी खतरनाक है, या अल्कोहल इतना, हर चीज़ का एक लिमिट हमने तय किया हुआ है। ऐसे ही AQI का लिमिट है। AQI में भी जो सबसे खतरनाक है PM2.5। देखिए, PM2.5 की WHO की जो रीडिंग है, जो एक लिमिट है, वो है कि वो 5 होना चाहिए, PM10 15 होना चाहिए, यानी इससे ऊपर जाएगा तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए गलत है। हमारे CPCB ने इनको 40 रखा है कि 400 से ज़्यादा PM2 40 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। हम लोग कई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, कई बार हमारा इंस्ट्रूमेंट ये दिखाता है कि PM10 और PM2.5 और AQI भी वो 999 से ज़्यादा हो जाती है, यानी 999। वो 999 इसलिए कि इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी वो बंद हो जाती है। अगर इंस्ट्रूमेंट सही हो तो वो 2000 तक भी चली जाती है। अब सोचिए, जहां 5 से ज़्यादा खतरनाक है उसमें हम और हमारे बच्चे और बुजुर्ग सांस लेते हैं। देखिए, इसका प्रभाव सबसे पहले ह्यूमन स्वास्थ्य पे है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। दूसरा, हमारे जो अन्य वन्य जीव है, पेड़ पौधे, उन पे है। और फिर वातावरण में कैसे, ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट अफेक्ट हमारे शरीर पर ना पड़ता हो। देखिए, एक तो कॉमन सी बात है, सबसे पहला जो प्राइमरी इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वास संबंधित बीमारियां। और इसमें मैंने पहले बताया कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एशिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में मेरी PhD हुई। मैंने बाद में भी 2 साल उसमें रिसर्च एज ए साइंटिस्ट काम किया, तो मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से कोरिलेट कर पाया। मैंने काफ़ी जर्नल पढ़े। तो पहले क्या था, अब से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो रिपोर्ट थी, मैक्सिमम अस्थमा वगैरह जो बीमारी है सांस की, वो जेनेटिक्स थी कि फादर को हुआ, ग्रैंडफादर को हुआ, सबको हुआ। अब ज़्यादातर जो मैक्सिमम हमारे जो बच्चों में, बुजुर्गों में जो सांस संबंधी बीमारियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक कंडीशन और पॉल्यूशन की वजह से। तो एक तो आपको जो सबसे भयंकर बीमारी है वो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस होता है जो हम लोग छींक मारते हैं, बहुत ज़्यादा नेजल की जो प्रॉब्लम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस का फूलना, क्रॉनिक कफ, लंबे समय तक खांसी है, ये सब सांस की बीमारियां हैं। अब आप देखो NCR में तो खांसी ठीक नहीं होती लंबे समय तक, तो ये सांस की। और मैंने भी बताया था कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वो हमारे सीधे लंग्स में जाएंगे, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे लंग्स को
इम्पैक्ट करेंगे और हमें कैंसर जैसी समस्या होगी, ठीक है, सांस की समस्या होंगी और हम ग्रसित होंगे। और एक और इसमें बात है, अगर आपकी लंग कैपेसिटी एक बार कम हो गई तो लंग कैपेसिटी को आप दोबारा इंक्रीज नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि कम होगी तो आप उसको जो डैमेज हो गया मैक्सिमम, तो वो आपका डैमेज हो गया। अगर आपके बच्चे का इस वातावरण में रहने से, आपका बच्चा छोटा है 2 साल 3 साल 5 साल का, अगर उसकी डैमेज हो गया तो वो डैमेज ही होने वाली। बच्चों को मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसके ऑर्गन्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसका अगर सांस की बात करें तो बच्चे और बुजुर्ग पे ज्यादा है। दूसरा आप बात करिए हार्ट पे, तो क्योंकि हमारे ब्लड में जाता है, मैंने पहले बताया कि इसके कार्सिजेनिक इफेक्ट भी है, तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बहुत सारे हार्ट अटैक, हार्ट फेल, वो इससे काफी ज्यादा हो रहे हैं। ब्रेन पे हमारा डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है। बहुत सारी स्टडी हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर बहुत सारे, और हमारे बोन पे, स्किन कैंसर, और इतनी तमाम, लीवर, किडनी, अब तो ऐसी ऐसी रिसर्च है किसी पे भी कोई नहीं है। तीसरा मेंटल हेल्थ, मैं कई साइकियाट्रिस्ट का मैंने देखा इंटरव्यू, उनकी अपनी रिसर्च है। एक तो क्या है कि इसमें रहने से हम लोग, जो एक ये एयर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से हम लोग हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जब आप हाइपर रहोगे, आप ज़्यादा झगड़ा करोगे, आप ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे, आप रोड पे निकले, आपकी आई इरिटेशन हो रहा, आप सांस नहीं ले पा रहे, तो हो क्या रहा है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, पहले हमारे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम है, और इस पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे परिवार की खुशी, दोस्तों के बीच में खुशी, व्यवसायिक केंद्रों पे खुशी, वो पूरी तरीके से समाप्ति की तरफ है। हम बहुत इरिटेट हैं, बहुत परेशान हैं, तो इससे हमारे मानसिक बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो हमारा ओवरऑल, और कई आपने फिजिशियंस को भी सुना होगा, डॉक्टर त्राण हैं और भी 1-2 लोग हैं जो जिनके स्टेटमेंट आए हैं, कि उनके 2 स्टेटमेंट आए हैं। एक स्टेटमेंट आए हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है उसका मतलब ये है कि आपका बच्चा प्रतिदिन, बड़े भी और बच्चे भी, प्रतिदिन 10 से 12-13 सिगरेट का धुआं इनहेल करते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है और वो फिर दिन में शाम को खेलता भी है, तो ये मानिए आज आपके बच्चे ने कम से कम 10-12 सिगरेट पी है, 10-12 सिगरेट पी है। अब आप मुझे बताइए कि इस दिल्ली एनसीआर में ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं कि उसका बच्चा एक स्मोकर बन के जिए, तो जो इतनी खतरनाक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में आप सिगरेट और जो स्मोकिंग ना भी करते तब भी आप बिल्कुल, ये तो रिसर्च है। पीछे कई हमारे बड़े जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने दिखाया कि आफ्टर डेथ या किसी ऑपरेशन में हिमाचल प्रदेश का एक लंग और दिल्ली के एक नॉन स्मोकर का लंग, मतलब दिल्ली के नॉन स्मोकर का लंग हिमाचल के स्मोकर लंग से भी ज्यादा काला और ब्लैक है। बिल्कुल हार्ट का पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अगर अब कोई दिल्ली एनसीआर में रहता हो और वो ये फक्र करके जीता हो, आई एम नॉट ए स्मोकर, और क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता तो मेरे हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो सरासर बिल्कुल गलतफहमी में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इतने बड़े 400-500 AQI के साथ रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक स्मोकर की तरह जीवन जी रहे हैं। जो स्मोकर को प्रॉब्लम है वो आपको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एलिमेंट स्मोकिंग का जो धुआं उसमें जो पाए जाते हैं, ट्रेस और मेजर एलिमेंट, वो इसमें भी है और खतरनाक है। तो एक तो मेरा सीधा सीधा यही कहना है आपके माध्यम से कि अगर आप ये सहन करने के लिए तैयार है, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि आपका बच्चा और आप एक स्मोकर बन के जिंदगी जिए, तो आप रह सकते हैं, नहीं तो इसमें वास्तव में काम करने की जरूरत है। दूसरा, एक और चेस्ट फिजिशियन ने और एक डॉक्टर ने सलाह दी है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या आप अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो वो 1 से 2 महीने के लिए दिल्ली एनसीआर छोड़ के चले जाइए, दिल्ली एनसीआर छोड़ के चले जाइए। अब इसमें सवाल ये उठता है
कि इस देश की सरकार से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश की सरकार और प्रदेश, क्योंकि सरकार से हम लोग, क्योंकि पॉलिसी मैटर थोड़ा ज़्यादा है, कि देश का विकास कैसे होता है, कि जो हमारा ग्रामीण भारत था, जो पिछड़ा भारत था, वो धीरे धीरे शहरों की तरफ आया, मेट्रो शहर बने, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, पटना, सब कि हमने विकास किया, यानी हम गांव से शहर की तरफ गए या हमारे गांव के शहर बने। लेकिन आज स्थिति क्या है कि इस पॉल्यूशन की वजह से हमें सलाह दी जा रही है और हमें, हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई, हम दिल्ली एनसीआर को छोड़ के, महानगर को छोड़ के हम दोबारा गांव में फार्म हाउस बनाए या कहीं चले जाए। अब आप समझिए कितने लोगों के पास पैसा है जो 2 महीने 3 महीने एनसीआर से बाहर रह सकता है, कितने लोग जो है अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, और कि ऐसा तो नहीं है अमीर लोगों के लिए सांस अलग है, गरीब के लिए अलग है, सबके लिए एक ही जैसी ऑक्सीजन है। हो सकता है कुछ 0.12% अपने घर में उस तरीके का सिस्टम लगा ले, लेकिन आप सबको तो वही हवा मिल रही है जिससे आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, आपका हार्ट खराब हो रहा है, आपका ब्लड, आपका स्किन खराब हो रहा है। तो ये स्थिति है कि दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी बदतर हो चुकी है कि या तो आप छोड़ के चले जाइए, गांव में बस जाइए, और अगर यही सब रहा तो फिर कैसा विकसित भारत है, और विकसित भारत की बात हम कैसे विकसित बनेंगे, क्योंकि जो हमारी राजधानी है, ये काफ़ी सारे पेपरों ने कितनी बार छापा है, अगर मैं आज की बात करूं तो पूरी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। ये हमारा इंप्रेशन है। अब सोचिए आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आप क्या ये रिप्रेजेंट करेंगे कि मैं ऐसे देश से आया हूं, या मेरे देश की राजधानी ऐसी है कि उसकी हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि उसमें जहर, हम सांस भी नहीं ले सकते। पानी की तो हम बात ही नहीं करते, कभी अलग से करेंगे। तो ये आपकी स्थिति है कि बहुत इंप्रेशन खराब है। तीसरा जो इसका इफेक्ट है, दूसरा, ये तो इंसानों की बात हुई, ऐसा तो है नहीं प्रकृति में सिर्फ इंसान ही रहते हैं, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। जो हमारे दूसरे वन्य जीव हैं या जो दूसरे इवन पेड़ पौधे, जो इसके पार्टिकल्स है, जो पेड़ पौधों पे उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो सारा सिस्टम है, वो भी उसको डैमेज कर रहा। बहुत सारे ऐसी प्लांट की प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। बहुत सारे हमारे जीव जंतु, छोटे वन्य जीव, क्योंकि ये तो पूरे फॉरेस्ट सिस्टम को प्रभावित करती हैं। इससे क्या होगा कि हमारा अगर बहुत सारे जीव जंतु, वन्य जीव, वो अगर समाप्त हो जाएंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। और अगर हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा तो जो हमारी फूड चेन है, जो एक खाद्य श्रृंखला है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो डिस्टर्ब होगी तो आपके सामने तो पूरा आपके अस्तित्व को संकट है। तीसरा जो सबसे बड़ा, जिधर बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं जा रहा, हम अभी हेल्थ तक सिमटे हुए हैं, जो एक एज ए एनवायरमेंटलिस्ट हम लोग इस पे देखते हैं, और मैं बहुत चिंतित भी हूँ कि जो हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने जो ग्लोबल समस्या है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन इज ए नेशनल प्रॉब्लम, वाटर इज ए नेशनल प्रॉब्लम, पर ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज, जो हमारे सामने खड़ी हुई है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आने वाले समय में उसके बहुत भयानक परिणाम होंगे। हमारे बहुत बड़ी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, हमारे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है, सूखा आ सकता है, और जब पूरे पूरे इलाके बर्बाद होंगे तो एक मास लेवल पे आपका जो ट्रांसफ़र है या आपका जो हंगर है, मास हंगर हम लोग देख सकते हैं। तो उसको हम क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस से होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन में आपका नॉक्स है, सॉक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेज है। दूसरा, आप लोग तो पढ़ते होंगे ओजोन लेयर का, जो ओजोन की परत है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन है उसमें, तो ये भी हमारी एयर रिलेटेड गैस है। अगर वो एयर, जो ओजोन होल फिर के दोबारा बढ़ा तो हमारी वैसे भी मानव जीवन खत्म हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा है, वो SO2 और NO2 की वजह से ही होती है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में ऊपर जाते हैं तो वाटर से वो रिएक्ट करके वापस बारिश के रूप में वो H2SO4
और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो एसिड है उनके तौर पर, यानी कि आपकी कभी भी वर्षा एसिड के तौर पर भी हो सकती है। तो हम इतने खतरनाक, यानी कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, हम अपने इकोसिस्टम को, जैव विविधता और हम अपने जलवायु को, प्रकृति को और मानव स्वास्थ्य सबको, तो इसके जो खतरे हैं वो बहुत छोटे नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी आपदा है। और मेरा मानना ये है कि पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या है कि बहुत सारे जागरूक लोग, इवन हमारे सरकार में बैठे हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स, क्यों इस पर संवेदनशील नहीं है। ये बहुत संवेदनशील मसला है। और सच में क्योंकि जो हम लोग डाटा देखते हैं, लैंसेट की रिपोर्ट है कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी है उनका ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको प्रॉब्लम है, वो इस वातावरण में जो है। तो ये तो धीरे धीरे हमारी जो मानव सभ्यता है उसी पे ये खतरा है। तो ये बड़ी समस्या है। सर, हमने प्रभाव पे बात किया। सर, अभी आपने बताया कि कैसे चीन में जो बीजिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पोल्यूटेड, और लेकिन अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो 100 के करीब में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका सलूशन क्यों ना हम NCR और भारत के अन्य भी कैपिटल है जहाँ पे इस तरह की जो वायु प्रदूषण है इस पे बात नहीं होता, और दिल्ली कैपिटल है तो हम लोग इस पे बातचीत करते हैं। तो क्या ऐसा सलूशन हो जा सके तो हम भी चीन की तरह से कम अख्तर कर सके? क्या ऐसे स्टेप बिल्कुल लिया जा सकता है? देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, आप क्योंकि एक जागरूक नागरिक भी है, स्टूडेंट भी है, कि देखिए ये एक अच्छी बात है। हम इसमें अपनी जो हमारी देश की पॉलिटिक्स है या जो हमारे नेबर कंट्री की पॉलिटिक्स है उसमें ना जाके हम इसे इस तरीके से समझें कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है दुनिया में। वैसे तो हमारा कैलिफोर्निया का भी है, डेनमार्क का भी है, और भी कई देशों ने कम किया है। पर दुर्भाग्य की बात है, हमसे अच्छा तो लाहौर भी हो गया है। लाहौर भी अब हमारी दिल्ली से अच्छा हो गया है। वहाँ भी बहुत पॉल्यूशन था। तो मैं इसे कोई पॉलिटिक्स में हमारी बात को ना देखें। देखिए ये सारा मामला क्या है कि इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक, नागरिक समूह, नीचे से मैं शुरू करता हूँ। नागरिक यानी हमारा आप जैसे जो सिटीजन है उनके लेवल पे, जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम RWA हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, और तीसरी सरकार। लेकिन इसमें जो मुख्य रोल है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन क्या है, ये पॉलिसी मैटर है, तो सरकार को बहुत बड़े, क्योंकि जो चाइना का उदाहरण है, चाइना में 2015-16 में जो बीजिंग उनकी कैपिटल है वो दिल्ली से भी बदतर हालत में थी, लेकिन उनकी सरकार ने इसको बहुत संवेदनशीलता से लिया और इस पे बहुत ही सीरियस और बहुत सिग्निफिकेंट उन्होंने एफर्ट करे। और आज देखिए हमारे सामने उनका एक एग्जाम्पल है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन्होंने जो ये काम किया है, एयर पॉल्यूशन को कम किया है। अब उनका मैं देखता हूँ ऐसे मौसम में भी 30, 40, 50, 20, 10 इतना कम भी आ जाता है। तो सवाल ये है कि अगर चाइना कर सकता है, US कर सकता है और अन्य कंट्री कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो इसमें मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा एक जिम्मेदार के तौर पे और एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे कि ये सरकार की सिर्फ एक जिम्मेदारी और जो इच्छा शक्ति, ये मुख्य तौर पर सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अभी सरकार उस इच्छा शक्ति से उतने दृढ़ निश्चय के साथ इस विषय पर काम नहीं कर पा रही। उन्होंने इसको अभी अपनी प्राथमिकता में नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नागरिक मिलके बीजिंग से या और अन्य देशों से बेहतर काम नहीं कर सकते। देखो बीजिंग में क्या था, 1500, 1000, 2000 AQI था। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करा। हमारे यहाँ भी मतलब उनकी और हमारी समस्या लगभग मिलती जुलती है। उन्होंने क्या किया, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पहले तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी मेट्रोज, बसेस, उनको बहुत अच्छे से किया। वो एक आम आदमी के लिए बिल्कुल इतना रिलेवेंट कर दिया, आप घर से निकले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। दूसरा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया तो जो प्राइवेट व्हीकल्स थे उनको धीरे धीरे उन्होंने एक मतलब डिस्करेज किया, लोगों को अवेयर किया कि आप मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें
और प्राइवेट व्हीकल कम से कम करें। और उन्होंने एक 5 साल का लक्ष्य रखा कि अगले 5 साल में हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट है, हम 100% उसको इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कर देंगे, ईटीवी, ठीक है, ईवी पे हम आ जाएंगे। वो उन्होंने लगभग 5-6 साल में उसको ईवी पे ले आए। बड़े लेवल पे उन्होंने प्लांटेशन किया, बीजिंग को पूरा हरा कर दिया। जो इंडस्ट्रीज थी बीजिंग के अंदर, उनको स्टेप बाय स्टेप बीजिंग से उन्होंने दूर करना, उनको ट्रांसफर किया। जो बहुत हानिकारक थी उनको उन्होंने बंद कर दिया। जो वेस्ट बर्निंग थी, डंपिंग साइट थी, उनको दूर किया। ये मोटे मोटे है। अब हम ये काम अगर दिल्ली, और ऐसा नहीं दिल्ली में ही पॉल्यूशन है, दिल्ली के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे महानगर हैं, अब तो इवन मुंबई जो कोस्टल रीजन है, मुंबई में भी है, पटना है, लखनऊ है, इवन आपका जितने भी ये वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल हैं, सभी जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ये दिल्ली की बात, मैं एनसीआर बार बार वर्ड बोलता हूँ, तो आप देखेंगे दिल्ली से ज़्यादा गाजियाबाद में पॉल्यूशन है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में, पानीपत में, सोनीपत में है, आप थोड़ा आगे चले जाइए जयपुर वगैरह, सब इतनी धुंध रहती है। तो ये सबका इशू। तो अगर बीजिंग ने स्टेप लिया है, हमें क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले सरकार दिल्ली, मैं एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली, बिल्कुल, और दिल्ली के साथ ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उनको लेके एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरीके से बनाएं कि जो बहुत सुगम हो और सबको अवेलेबल हो। अब प्रॉब्लम क्या है? मेट्रो बनी है, मेट्रो की रफ्तार जितनी होनी चाहिए थी उस रफ्तार से मेट्रो नहीं बिछाई जा रही। अब मैं मेट्रो पे चलो सफ़र करता हूँ, एक तो भीड़ बहुत है, उसके बाद अगर मैं मेट्रो से उतरा तो मुझे दोबारा फिर कोई प्राइवेट व्हीकल, ऑटो या बस लेना होगा। मेरे घर तक वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ क्या है कि जो बसेस हैं, बहुत सारी जगह मेट्रो नहीं जाती, हम लोग बस में ही मतलब हम लोग यात्रा करते हैं। तो बस की हालत इतनी ज़्यादा है कि वो सिस्टमेटिक नहीं है, उनमें चढ़ना उतरना वो सुगम नहीं है, नंबर ऑफ बसेस कम है। जो रोड है, रोड की हालत इतनी ख़राब है कि हम लोग बचते हैं, इवन गर्मियों में तो हम लोग बचते हैं कि बसों में सफ़र नहीं करेंगे, इतनी भीड़ भड़ाका। रोड में आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे ऑफिस टाइम में, तो जहां आपको 25 मिनट या 20 मिनट लगने चाहिए, वहां 1 से 1.5 घंटा। तो हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैंने बोला ना, अगर हमारी इच्छा शक्ति हो, हम बड़े लेवल पे फ्लाईओवर बना सकते हैं। हम लोग फ्लाईओवर बनाते साइड में, आप पूरी दिल्ली में साइकिल नहीं चला सकते, कोई साइकिल का आपको पाथ नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है। अगर मेरा कॉलेज यहाँ से मुश्किल से 8 किलोमीटर है, मैं सोचूं कि मैं कल से साइकिल जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर 2 या 3 दिन में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। पहली बात तो रास्ता नहीं है गाड़ियों के बीच में, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना होगा। दूसरा, जो प्राइवेट है उनमें कोशिश करें धीरे धीरे डीजल को आप हटा दीजिए और आप ईवी को लाइए। हम सब ईवी लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईवी अगर आपने ली तो आपको कहीं जो चार्जिंग स्टेशन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जोश जोश में और जैसे ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली, ये 1 साल पुरानी घटना है, और वो चार्ज करके गए तो उनका गांव है थोड़ा सा इधर मेरठ से आगे एक गांव है, वो गांव में चले गए। अब क्या हुआ इत्तेफाकन, जब वो निकले तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया और उनका वो बैटरी डाउन हो गई। अब उनके पास उस क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर तक कोई सॉल्यूशन नहीं था कि उसको चार्ज करा सके। आप यकीन मानिए, वो इतनी परेशानी में ट्रक में लाद कर उसको दिल्ली लाए और उन्होंने बहुत सस्ते पैसे में अगले 2 दिन में उस गाड़ी को बेच दिया। वो इतने निगेटिव हो गए, उन्हें देख कर और 100 लोग निगेटिव हो गए। लेकिन अब हम क्या, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाइए, चाइना में या किसी में भी अगर ईवी है, तो उन्होंने गाड़ियां दी हैं तो उनको रिचार्ज के लिए भी स्टेशन दिए हैं। अगर हम दिल्ली में ईवी को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा ट्रांसपोर्ट का कि जगह जगह ईवी होगा। जो प्लांटेशन है, तो सरकार को तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री हालांकि बहुत कम है, उनको आप दूर ट्रांसफ़र करें। जो पावर प्लांट है, उनको आप थोड़ा सा दिल्ली से दूर आप इस्टेब्लिश करें धीरे धीरे। एक दिल्ली एनसीआर में मैं इधर देखता हूँ लोनी की तरफ, इतने ज़्यादा ईंट भट्टे हैं, वो रात दिन ईंट जलाते हैं, उनकी डस्ट दिल्ली में आती है।
वो। और एक दिल्ली में डस्ट बहुत प्रॉब्लम है। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर में लगातार है। कैसे? आपका फ्लाईओवर का काम कंटिन्यूएशन में, आपका मेट्रो का काम कंटिन्यूएशन में, आपके दिल्ली एनसीआर में इतने कंक्रीट के जंगल बसाए जा रहे हैं, मतलब जो लाखों फ्लैट बनाए जा रहे हैं उनका जो कोई क्राइटेरिया है कंस्ट्रक्शन वो पूरा कवर करके वो नहीं है। वो लगातार डस्ट इतनी ज़्यादा एनसीआर में उड़ती है, वो पूरी तरीके से वो एक पार्टिकुलेट मैटर का रूप धारण कर दे। आप सड़कों पर देखिए इतनी डस्ट है। देखिए मजाक, अब कुछ जगह क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ा है तो सुबह सुबह कुछ डंप वो आते हैं और वो उसको मतलब छिड़काव करते हैं। अब आप सुबह आपने छिड़काव करा, दोपहर बाद तक वो फिर डस्ट सूख कर डस्ट बन जाती है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जितना एनर्जी हम छिड़काव में लगा रहे करते रहें, उस डस्ट को ही वहां से सफाई करें? आप फॉरेन कंट्री में जाइए, मैं तो 2-3 देशों में ही गया हूं, वहां डस्ट होती ही नहीं है। अगर उन्होंने प्लांट भी लगाए तो उनको बाकायदा इतने सिस्टमेटिक है, उनके लिए उन्होंने अलग मतलब जमीन को छोड़ा हुआ है और बाकी इतना पक्का डस्ट होती ही नहीं है। और बहुत छोटे छोटे थाईलैंड, मालदीव और बाली ऐसे ऐसे देशों में इतनी साफ सफाई हो गई है। दूसरा जो हमारे RWOs हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ है, उनकी भी जिम्मेदारी है। जैसे जितने RW हैं, क्योंकि या जो गांव है, अर्बन विलेज हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनको भी उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ भी आपको बता दूं कि सरकार का भी कोई एहसान नहीं है काम करने का और हम भी कोई एहसान नहीं कर रहे। जब 1976 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ, 42वां जो संशोधन था, उसमें स्पष्ट तौर पे 2 अनुच्छेद उसमें लागू किए गए। एक था 48A और 51G। उसमें क्या था कि 48 में क्या था, ड्यूटी ऑफ स्टेट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, यानी जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, सरकार है, भारत सरकार है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वायु जल इन सब के लिए काम करे और वो मुहैया कराए। और जो 51G1 है उसका उसमें है ड्यूटी ऑफ सिटीजन, यानी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है, ऐसे दिस इज जस्ट लाइक ए फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट आवर नेचर, वर्क ऑन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि हम उन पर काम करें। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे सपोज हमारी एक कॉलोनी है, इसके RW हैं, वो सबको अवेयर करें, कार पूलिंग करें। पता चली हम यहाँ 5 शिक्षक रहते हैं इस कॉलोनी में, सेम कॉलेज है या एक का कॉलेज उससे होकर आगे जाता है, तो हम लोग कार पूलिंग कर सकते हैं। 1 महीने मैंने चलाई, 1 महीने आपने चलाई, उन्होंने चलाई। कुछ स्टूडेंट जाते हैं, उनको भी हम ला ले जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा कि जब हम एक कॉलोनी में सिस्टम बनाएं, हम देखें कि कोई कूड़ा ना जलाएं। दूसरा हम देखें कि अगर आजू बाजू में गरीब बस्तियां हैं तो वो जो बायोमास फ्यूल है, लकड़ियां हैं, केरोसिन है या वो उपले वगैरह, उनको ना जलाएं, उन पे काम करें। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयर करें, बच्चों को अवेयर करें। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैं देखता हूँ हर इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में CSR फंड होता है, उसको वो सही तरीके से एनवायरमेंट में लगाएं। ऐसी NGOs को दें, सिविल सोसाइटीज़ को दें जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में काम करें। और तीसरा आते हैं नागरिक। मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जितना हो सके जो भी सोर्सेज हैं, जो मेरे द्वारा सोर्सेज हैं, ठीक है, अगर मैं डीजल की कार यूज करता हूं, जैसे कि मैं करता भी हूं, तो मैं उसको सेल में मैंने डाल दिया है, तो मैं डीजल व्हीकल को कम करूं। जैसे ही EV आ जाए मैं खुद इनिशिएटिव लेके EV लूं, अपने फैमिली, अपने दोस्तों को मोटिवेट करूं। और अगर मैं कहीं देखता हूं कि मेरे आजू बाजू में एयर पॉल्यूशन से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या मतलब सोर्सेज हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश करूं। मतलब कहने का ये है कि एक जन भागीदारी, ठीक है। और मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि अगर नागरिक अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें क्लीन एयर मिले, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये आर्टिकल जो 21A है, अनुच्छेद 21 है, वो उसका भी एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि संविधान के अनुसार हमें राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एयर, ये हमें मिला हुआ है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है
और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ कंट्रोल की बात है, कि इस देश के नागरिकों को इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार से, प्रशासन से इस बारे में सवाल जवाब कर सकें और उनको बताएं कि ये आप अगर सिस्टम में हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें एक अच्छा वातावरण और पॉल्यूशन फ्री, क्लीन वाटर, क्लीन फूड आप हमें प्रोवाइड कराएं। और वोटर को भी जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण और ये एयर पॉल्यूशन, ये बुनियादी सवाल है। जैसे बुनियादी सवाल क्या है कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आवास, ये सुरक्षा, ठीक है, कानून व्यवस्था। ऐसे ही ये जो पर्यावरण है, प्रकृति का विनाश है, ये एक बुनियादी सवाल है। अगर हमारी प्रकृति खत्म हो जाएगी, एनवायरमेंटल इतना डिस्ट्रॉय है, हम ऐसे वातावरण में रहेंगे, बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, मानसिक शारीरिक रूप से इतने कष्टों में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता बाकी सब चीज़ें जो ऐशो आराम है, हम लोग एक अच्छे घर, शोहरत, दौलत, उसकी कल्पना करते हैं, तो बेकार है। तो नागरिकों को, वोटर्स को जिम्मेदार होना पड़ेगा, सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे इस देश की जनता पे पूरा भरोसा है कि अगर जनता जागरूक हो जाए और सरकार इसको बहुत संवेदनशीलता से ले और वो एक इच्छा शक्ति बना के इस पे काम करें, तो हम भी बीजिंग की तरह अगले 10 सालों में बिल्कुल दिल्ली नहीं, इंडिया को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे, ये अभी जो हाल ही में एक घटना जो आरावली, हाँ, इससे क्या ये वायु प्रदूषण और इससे क्या रिलेटेड है, इस पे आप बता सकते हैं? ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए, ये अरावली का जो डिसीजन था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और जो रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिकमेंडेशन आई थी एक्सपर्ट्स की और सरकार में जो लोग थे, मतलब मैं उसे अगर एक शब्द में बोलूं, हास्यास्पद, वो मजाक था। इस देश के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ ये मजाक था। और ये इतनी असंवेदनशीलता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा मजाक और एक ऐसा खिलवाड़ है, मेरी ये समझ में नहीं आता कि इंसानों को ये अधिकार किसने दिया कि वो ये तय करें, हमारी प्रकृति को तय करें कि जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 फीट से कम है, ठीक है, वो अरावली पहाड़ रीजन नहीं है, अरावली पहाड़ नहीं है, और जो ज़्यादा है वो अरावली है। ये तो उसी तरीके की बात हो गई। कल को ये बोलेंगे कि जहाँ गंगा की चौड़ाई माना कि 100 मीटर से कम है, वहाँ गंगा नहीं है। जहाँ गंगा यमुना की चौड़ाई 50 मीटर से कम है, वो यमुना नहीं है। अगर कल को आज इंसान जिस तरीके से प्रकृति पे अपने नियम, कायदे, कानून थोप रहा है, अगर ऐसे ही कोई अन्य जीव हमसे सशक्त हो जाए और वो ये तय करे कि जिसकी भी हाइट 6 फीट से ज़्यादा नहीं है, वो इंसान ही नहीं है और उसे प्रकृति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये हमारे लिए कैसा डिसीजन होगा। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पॉलिसी बनाई, किस कारण से बनाई, किस लालच में बनाई, क्या नज़रिए से बनाई, पर ये इतनी गलत और ख़तरनाक बनाई है कि अरावली को वो खाली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला समझ रहे हैं जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें पत्थर हैं, जो आपके पत्थर घरों में लग सकते हैं, आपका सौंदर्य कर सकते हैं, या कुछ उसमें मिनरल्स है जिससे आप इंडस्ट्री करके जो बड़े पूंजीपति हैं वो बहुत और रिच बन सकते हैं, आप खनन कर सकते हैं। अरावली अगर आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो अरावली तो भारत की एक प्रकार से देखिए इतनी बड़ी धरोहर और इतना बड़ा प्राकृतिक बेस है। अगर अरावली नहीं होती तो शायद जो थार डेजर्ट है वो दिल्ली एनसीआर से होता हुआ आधे उत्तर प्रदेश, हरियाणा को सबको निगल चुका होता। सबसे बड़ा काम अरावली क्या करती है? अरावली एक आप सही है, एक लाइन है, एक दीवार है जो थार डेजर्ट को, क्योंकि क्या होता है जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो धीरे 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 वो बढ़ते हैं, वो सॉइल को चेंज करते जाते हैं और वो रेगिस्तान बढ़ता है। तो एक तो क्या किया है कि अरावली ने सबसे ज़्यादा तो आपके रेगिस्तान को बढ़ने से रोका है और हम बहुत सुरक्षित हैं, विशेषकर हमारी राजधानी बहुत सुरक्षित है। दूसरा क्या है, जो एयर पॉल्यूशन की बात है, ये काफ़ी रिसर्च पेपर में है
कि अनेक बार जब आंधी होती है तो आंधी में कुछ डस्ट थार डेजर्ट की वो दिल्ली में आ जाती है, जो लगभग 500 किलोमीटर दूर है। सोचो अरावली के होने के बावजूद जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसके बावजूद भी डस्ट आ जाती है। और हम देखते हैं कि आज हम पराली की बात करते हैं, पंजाब की पराली का धुआं आ जाता है। तो आप सोचिए जब आपकी ये अरावली नहीं रहेगी तो थार डेजर्ट की सीधी सीधी डस्ट आपके दिल्ली एनसीआर में आएगी। तो आपकी तो दिल्ली का आप देखिए फिर AQI और PM10 PM 2.5 पता नहीं 10,000 से ऊपर भी चला जाएगा। तो उस स्थिति में आप समझिए आपका जीवन क्या होगा। दूसरा, इसकी जो एक और सबसे बड़ी खासियत है वाटर रिचार्ज। ये पर्वत श्रृंखला क्या करती है, इस तरीके से बनी हुई है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। वन्य जीव का ही निवास है। अगर आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप समझिए आपने इकोसिस्टम को खत्म कर दिया। और जो थोड़ा बहुत भी इकोसिस्टम और पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं कि इसका क्या है, इसमें एक भी तत्व का, एक भी जीव का, एक भी घटक का कम होने या खत्म होने का मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम खत्म होना। इकोसिस्टम खत्म होने का मतलब है प्रकृति से जीव जंतुओं का खत्म होना। और आप ऐसा पहले भी देख चुके हैं, डायनासोर 10,000 साल से ज़्यादा राज करके इस प्रकृति से जा चुके हैं। तो अगर हमें डायनासोर की तरह विलुप्त होना है और हमें इसी रास्ते पर जाना है, मतलब ये तो इस तरीके की हास्यास्पद है कि जैसे हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि कोई शेख चिल्ली टाइप ऐसे आते थे। शेख चिल्ली मतलब जो जिसे अकल नहीं है, थोड़ा मेंटल टाइप है, कि जंगल में कोई गया घूमने आप और मेरा जैसा, तो हमने देखा शेख चिल्ली जो है जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था, बिना ये सोचे कि जैसे डाली कटेगी तो नीचे गिरेगा। तो अरावली को खत्म करने का मन, खत्म करने का निर्णय, उसमें माइनिंग करने का निर्णय, ये उसी तरीके का शेख चिल्ली वाला कोशिश है कि आप उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर आप खुद बैठे, आप भी गिरोगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे, आपका सारा सिस्टम जाएगा। तो मेरा निवेदन है, मैं एप्रिशिएट करता हूं माननीय चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इस पर रोक लगा दी। और उन तमाम एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी और तमाम सिविल सोसाइटीज़ का, राजनेताओं का, जिन्होंने जाके इस पर प्रदर्शन किए और इसको रोका, और हमारे जो सरकार के मंत्री हैं उनको भी लगा, सरकार को भी कहीं ना कहीं गलत निर्णय था, इस पर रोक लगाई। और ये उम्मीद है कि शायद इसे वापसी हो। बल्कि सच्चाई तो ये है, जरूरत तो हमें अरावली को बढ़ाने का है। सच्चाई तो ये कि अरावली की जो वॉल है, जो पेड़ कट गए हैं, जहाँ हमारी जो पहाड़ खत्म हो गए हैं, हम वहाँ दोबारा से एफॉरेस्टेशन करें, यानी कि हम जंगल बढ़ाएं, वन लगाएं, मियामाकी के द्वारा जो जापान की टेक्निक है, अन्य द्वारा लगा के हमें पूरी उस श्रृंखला को बना के रखना है, ताकि हम अपनी जो इधर दिल्ली एनसीआर, आगे आगरा, वेस्टर्न यूपी, सारा जो जोन है, हरियाणा, राजस्थान, ये सब सुरक्षित रह सके। तो ये इसमें अरावली का तो बहुत गंभीर विषय है और इसको हमें देखते रहना है कि इसको बनाए रखें। सर, आपने एक टर्म यूज किया जो जापान की एक टेक्निक, जो उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो हमारे दर्शक को थोड़ा अच्छा मियावाकी जो है, बिल्कुल सर। एक्चुअल में क्या, जापान में एक मियावाकी करके एक बॉटनिस्ट और एक साइंटिस्ट थे जो हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन, तो उन्होंने क्या किया कि जंगल को एक अर्बन फॉरेस्ट, जैसे एक तो नेचुरल फॉरेस्ट होता है, आप कहीं भी जाएंगे, हिमाचल जाइए, आसाम जाइए, उत्तराखंड जाइए, और या इवन सिटीज़ में भी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो नेचुरल फॉरेस्ट है। उन्होंने एक टेक्निक बनाई कि हम खाली एरिया में जल्द से जल्द किस तरीके से जंगल बना सकते हैं।
तो उन्होंने इस तरीके से बनाया कि अगर सपोज हमें दिल्ली के अंदर कोई 5 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ हमें एक फॉरेस्ट डेवलप करना है बहुत जल्दी, तो उन्होंने 4 कैटेगरी की प्रजाति ली। एक तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ की नेटिव मतलब जो लोकल प्रजातियाँ हैं, क्योंकि अब आप ऐसा सरो दिल्ली में लगाना चाहते हो और आप आसाम से कोई प्लांट ले आओ, ठीक है, या आप उत्तराखंड का जो पहाड़ों पर रहता है, या आप रेगिस्तान से आप लेके आ जाओ अजमेर से या जैसलमेर से, नहीं, जो दिल्ली की अपनी प्रजातियां रही हैं प्राचीन समय में, उनको आप लें और उनको 4 कैटेगरी में बांटा। एक जो बिल्कुल ज़मीन से थोड़ा ऊंचा ऊपर जाती है कुछ और 4 जो बहुत ऊपर प्लांट जाते हैं, और उसको इस तरीके से बनाया, और जो अपनी मिट्टी है उसको आर्टिफिशियल तरीके से पहले फर्टाइल बनाया, जैसे उसमें गोबर खाद, नेचुरल खाद, कंपोस्ट, कुछ थोड़ा हमारे जो भूसा वगैरह डाल के उस मिट्टी को तैयार किया पूरे एकड़ को, और फिर उसमें सीक्वेंस में वो प्लांटेशन किया कि छोटे फिर और बड़े और बड़े और बड़े। तो ये एक मियावाकी तकनीक बनी है जो मेरे ख्याल में 3 से 5 साल में एक अच्छा खासा पूरा हरियाली का जंगल आपको दिखा। सर आपने जापान की टेक्निक पे भी बात किया सर, तो अभी जो सरकार के द्वारा जो की गई जो स्टेप जो प्रदूषण को कम करने में, जैसे में कि ग्रैप ये करना और भी तरह के ऑड इवन इस तरह की ये, तो इसे आप कैसे देखते हैं और ये कितना प्रभावशाली होता है प्रदूषण रोकने में? बिल्कुल, देखिए ये जो आपने चीज़ें जिक्र करा, ग्रेप है या कोई दूसरे हैं, इना रुकना चाहिए। एक ग्रैप जो आपने बोला, ये टर्म और इसका मतलब क्या होता है आम लोगों भी जाने से? बिल्कुल, देखिए ग्रेप क्या है कि ये एक ग्रेडेड सिस्टम है, कि आप ऐसे समझिए कि एक आपातकाल में लिया हुआ एक इनिशिएटिव है। जैसे आप इसे ऐसे समझिए, जितने भी इनिशिएटिव हैं ये बुखार की पैरासीटामोल है, आप समझे। जैसे अगर हमें बुखार हो गया है तो हमें उसको कम करना है, तो चलो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो 2-4-5 घंटे में हमारा बुखार उतर जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम ग्रेप की बात करें तो जो हमारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी योगदान है, और जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसी हैं, उन्होंने जैसे ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4, तो जो सबसे ज़्यादा नियंत्रण की स्थिति होती है, जिसमें हमारे बहुत सारी ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो हमारा ग्रेप 4 है। इसमें क्या कि अगर आपका ग्रेप 4 लगता है, आपके जो डीजल व्हीकल हैं 10 साल से पुराने, पेट्रोल व्हीकल है 15 साल से पुराने, आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कूड़ा जलाना और बहुत सारे जनरेटर जलाना, ऐसे कुछ नियम हैं, उनके लगते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा AQI हमारा नीचे आता है, ये सारा आता है अगर AQI हमारा 400 से ज़्यादा है, तो 400 से ज़्यादा अगर AQI है तो हम ग्रेप 4 लगाते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा AQI कम होता है तो हम फिर ग्रेप 3, ग्रेप 2 में, और फिर लगभग सामान्य आ जाता है। ये कई इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से। जैसे 2016 में जो सरकार थी, उन्होंने ऑड इवन शुरू किया कि एक दिन गाड़ी ऑड चलेंगी और एक दिन इवन चलेंगी। वो ठीक रहा, सराहनीय कदम था, पर उतना कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि उन्होंने ग्रीन टैक्स लगाया कि जो भी बाहर से गाड़ियाँ आती थी, अगर वो CNG नहीं है तो वो दिल्ली में एंटर करती थी, वो उनको ग्रीन टैक्स देना पड़ता। लेकिन उसमें क्या रहा कि वो NCD की उगाही का एक जरिया बन गया। माना कि मेरठ, सहारनपुर, हरियाणा, पंजाब से गाड़ियाँ आई तो उनसे जो भी टैक्स था 2 या 5 हज़ार जितना था वो पर्ची काटी, लेकिन वो तो फिर भी जा रही थी, तो उससे रुका तो नहीं वो। अब जैसे मैं रोज अपनी पॉल्यूटेड गाड़ी को चलाऊं और मेरा पॉल्यूशन कटता नहीं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर में तो पॉल्यूशन रहेगा, तो उसका कोई ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ। दूसरा डिसीजन आया था कि जितनी भी दिल्ली NCR में 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल हैं और 15 साल से पुराने, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। और ग्रेप 4 में ये भी होता है कि जो BS4 है, जो डीजल या पेट्रोल के BS4, क्योंकि ये एक ईंधन जो कंबंशन होता है कार में,
उनका एक हम इमिशंस का तय करते हैं, ये जैसे यूरो 4, यूरो 6, यूरो 7 इस तरीके से, ऐसे भारत स्टेज हैं। भारत स्टेज पहले 2 था, फिर 3, फिर 4, अब 6 है। तो जिनकी 6 है उनको अलाउ है, जो 6 नहीं है उनको अलाउ नहीं है। तो ये कुछ हद तक थोड़ा कंट्रोल करता है, पर मैं पुनः यही कहूँगा कि ये पैरासीटामोल है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर हमें जिन पे हमने अभी डिस्कस किया है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है जो सरकार को लेने पड़ेंगे और नागरिकों के साथ जिम्मेदारी के साथ, अगर हम पूरी तरीके से दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो इसमें बड़े लेवल पर पॉलिसी बना के और उद्योग धंधों का, हमारे यातायात सिस्टम का, इन सारी समस्याओं को निस्तारण करके हम दिल्ली को एक क्लीन और ग्रीन और वायु प्रदूषण फ्री, यानी कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। सर एक लास्ट अंतिम सवाल ये करेंगे सर उसके, सर जैसे में कि अब ये प्रदूषण आते बढ़ती है दिल्ली की और एनसीआर में, तो लोगों की, हम उन लोग की बात करते हैं जिनकी माइंडसेट में जो हायर क्लास, जो अपने के इलाइट क्लास मानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं एक कंफर्टेबल ये एयर प्यूरीफायर और भी इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो सोचते हैं कि हम बचा जा सकता है। आपको लगता है कि ये से देखो ये तो कोशिश है, अमीर और गरीब काफ़ी चीज़ों में अपने आप को अलग कर लेता है, लेकिन ये कुछ प्रकृति और कुदरत की बात है। हवा गरीब और अमीर के लिए अलग नहीं हो सकती। आप कुछ लेवल पे कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर में इंडोर में अगर रहते हैं तो आप पे अच्छा पैसा है तो आप हर कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में एयर प्यूरीफायर लगा देंगे। क्या रईस जो अमीर लोग हैं उनकी पूरा जिंदगी इंडोर में कट जाएगी? वो 3 महीने क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? क्या वो ऑफिस नहीं जाएंगे? क्या वो बच्चे खेलने कूदने पार्क में नहीं जाएंगे? क्या जो अमीर घरों के जो बुजुर्ग हैं, जो वो हैं, वो व्यायाम करने पार्क में घूमने नहीं जाएंगे? वो मार्केट नहीं जाएंगे? तो आपने घर में ठीक है एयर प्यूरीफायर लगा दिया, लेकिन जो आपके बाहर के काम हैं, मार्केट के काम हैं, आपके अपने जॉब के काम हैं, उनको तो आप करेंगे। अब मैं सपोज अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा दूं, ठीक है, पूरा घर हम लोग कर लें पॉल्यूशन फ्री, लेकिन जब मैं कॉलेज में रहूंगा 8 घंटे तो वहां तो मैं वही पॉल्यूटेड हवा लूंगा, ठीक है ना? वो तो सबके लिए। इसलिए आप एहतियात तौर पे, अभी मैं पीछे देख रहा था हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एक सेंसर बेस एक वो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था कि IIT कानपुर और पता नहीं क्या क्या। देखिए ये क्या है, ये जस्ट सिंबल है। आपने कोई लगाया, वो आपका जो अपना सोलर रेडिएशन है, जो पार्टिकल्स, ओके, वो टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन आप कितना, वो उसलिए कि बहुत लो कंसंट्रेशन में आपका पार्टिकुलेट मैटर है, आप बैठे हुए पार्लियामेंट में या इंडोर में, तो कुछ परसेंट को थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आप टहलने लगेंगे, आप इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे, तो कोई फायदा नहीं। देखिए आप इससे नहीं बच सकते। जैसे एक बार को आपने बोतल तो पानी के अलग कर ली, वो फिर भी मेजॉरिटी में हो गई, ठीक है, लेकिन आप एयर को, क्योंकि पानी आप 4-5 घंटे में पीते हैं, ठीक है, आप एक बार पानी पी के 5 घंटे तक रह सकते हैं, 10 घंटे भी रह सकते हैं, लेकिन एयर तो आपको प्रति सेकंड चाहिए। आप कितना आप अलग करेंगे? और मैं इससे ये कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा दुर्भाग्य ना हो जाए जैसे हमारे घर में वाटर प्यूरीफायर हो गए, ठीक है, RO सिस्टम, कहीं ऐसा ना हो एयर प्यूरीफायर भी हमारी जरूरत बन जाए। एक आम आदमी को भी, गरीब आदमी को भी आज दिल्ली NCR या कहीं भी मेट्रो में रहने के लिए उसके पास साफ पानी नहीं है, और यमुना का पानी आप देखते हैं, उसको सबको RO सिस्टम लगाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हवा बदतर होती जा रही है, हर नागरिक को एयर प्यूरीफायर लगाना पड़े और उस पर एक आर्थिक तौर पे बहुत बड़ा कष्ट हो जाए और फिर भी उसको क्लीन हवा नहीं। तो अगर हमें बंद पैकेट पानी से बचना है, RO सिस्टम के पानी के सिस्टम से बचना है, तो हवा को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री होने के लिए हमें जो एक्चुअल प्लान है, जो एक्चुअल एक्शन प्लान है, उनको आजमाना होगा। एक पॉइंट हमारा छूट गया था, मैं बता देता हूं, जो पॉल्यूशन का प्रभाव हमने सब पे करा,
एयर पॉल्यूशन से हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है भारतवर्ष की, वो बहुत तेजी से खराब हो रही है। और जो हमारी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है, देखिए आपकी एक रेपुटेशन होती है वर्ल्ड में, बीइंग ए कंट्री, बीइंग ए सिटीजन, तो वो रेपुटेशन बहुत, एक इंसान भी अपना कहीं रहता है समाज में तो वो एक अच्छी रेपुटेशन के साथ रहना चाहता है कि मेरा घर ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा गांव ऐसा है, मेरा शहर ऐसा है, मेरा देश ऐसा है। तो जो भारत की रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत डाउन है। लोग हमें बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं कि हम बहुत गंदे देश में रहते हैं, हमारे यहाँ वेस्ट बहुत है, कूड़ा बहुत है, भारत एक गंदा शहर है। और अब पहले तो नॉर्मल गंदगी की बात होती थी, अब हमारी हवा भी गंदी हो गई है। इससे क्या हुआ, कोई टूरिज्म जो हमारा 4-5 महीने का जो सर्दियों का टूरिज्म है, कोई आना नहीं चाहता। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ, पिछले साल हमने 5th वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट आयोजित की थी दिल्ली में, तो कुछ फॉरेन हमारे एक्सपर्ट्स थे, स्पीकर्स थे, उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला नवंबर में तो हम नहीं आएंगे, आपके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत आई, हम 5 दिन नहीं रह सकते दिल्ली में, आप हमें जून में बुला लीजिए। तो ये स्थिति है कि एक्सपर्ट जो स्पीकर है, जिन्हें हम टीए डीए आने मतलब सब कुछ खर्चा देने के लिए तैयार है, वो नहीं आए। तो आप सोचिए आपके यहाँ कोई टूरिज्म लाल किला देखने, कुतुब मीनार देखने, आपका जयपुर, अजमेर, ताजमहल देखने क्यों आएगा जहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। तो एक तो आपका ये डाउन है। दूसरा क्या है कि हमारा जो वर्किंग कैपेसिटी है, हम घरों से बाहर नहीं निकलते, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, हमारी वर्क एफिशिएंसी कम है। और हमारा जैसे ग्रे 4 की बात की, उससे हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल, बहुत सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। और जो सबसे मेजर है, जो आर्थिक हम पे सबसे बड़ा जो प्रभाव है भारतवर्ष में पॉल्यूशन की वजह से, वो है हेल्थ इंडस्ट्रीज का बर्डन। यानी कि सरकार के ऊपर जो हेल्थ इफेक्ट है, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, जो मेडिकल जो इक्विपमेंट है, जो डिजीज बढ़ रही हैं, चाहे अभी अगर आप आज विजिट करें, आप पटेल चेस्ट की ओपीडी विजिट करिए, एम्स की, या किसी भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट करिए, आपका देखें नंबर ऑफ पेशेंट कितने ज़्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट ऑफ मेडिसिन, एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ये सब क्या है, तो हमारे बिलियंस ऑफ रुपीज़ या डॉलर का हेल्थ इंडस्ट्री पे और बहुत हेल्थ पे हमारा खर्चा बढ़ गया है। तो ये सब इस तरीके से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो प्यूरीफायर आपका तत्कालिक, ये इस तरीके से कि आप अचानक आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो आपने ऑक्सीजन लगा ली, उसके बाद आपको ठीक ही होना पड़ेगा बाहर अगर मैदान में आना है। तो प्यूरीफायर अपने घर को, और वो भी 100% नहीं, कुछ % आप कर सकते हैं, बाकी कुछ पार्टिकल्स को करेंगे। जो गैसेज हैं वो तो आपके प्यूरीफायर से साफ नहीं होने वाली, आप ठीक है पार्टिकल्स कंसंट्रेशन थोड़ी कम कर लेंगे। तो उस तरीके से अगर आपको बचना है तो आप इन सब चीज़ों का मोह छोड़िए, और सारे अमीर, गरीब, मध्य वर्ग मिलके इस देश में अपने वातावरण को साफ रखने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए और इसमें जिम्मेदारी के साथ काम करिए। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और एक डिटेल में आपने बताया प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, और बहुत पहलू पे सर ने इतने अच्छे से बताया तो कुछ कहने की राह नहीं जाता है। बस एक ही अपील है कि जिस तरह हम लोग मानते हैं कि जल ही जीवन है, तो वायु भी जीवन है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम सर से जवाब लेंगे और सर से समय भी मांगेंगे, और सर के बारे में और भी विषय पे बातचीत करेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो आप कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पे सर से चाहते हैं कि डिटेल से बातचीत करें, और किसी भी तरह का कोई भी सलाह हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, नमस्कार, धन्यवाद।